माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम की अपनी इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सविता सिंह, गृह विज्ञान शिक्षिका, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज गाजियाबाद से। आज हम कक्षा 11 के विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। हमारे अध्याय का नाम है उत्सर्जन तंत्र, त्वचा, वृक्क तथा आंत। आज हम इसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग का अध्ययन हमने अपनी पिछली कक्षा में किया था। सबसे पहले जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उससे संबंधित पाठ्य वस्तु पर एक नज़र डाल लेते हैं। विगत कक्षा के पाठ्य विषय के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले उत्सर्जन तथा उत्सर्जन तंत्र। हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना था कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं तथा त्वचा के बारे में हमने विस्तृत रूप में जानकारी ली थी। उस कक्षा में मैंने कुछ गृह कार्य के रूप में प्रश्न दिए थे। सबसे पहले हम उन प्रश्नों के उत्तर पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न था, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग उत्सर्जन में भाग लेते हैं। तो इसका उत्तर है, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले मुख्य अंग हैं त्वचा, वृक्क, बड़ी आंत, फेफड़े तथा यकृत। हमारा दूसरा प्रश्न है, त्वचा के सामान्यतः कितने स्तर होते हैं। त्वचा में सामान्यतः 2 स्तर होते हैं। नंबर 1 अधिचर्म और दूसरा भीतरी चर्म। हमारा तीसरा प्रश्न है, फेफड़े कौन सी हानिकारक गैस का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं। उत्तर है हमारा, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। और हमारा चौथा प्रश्न है, स्वेद ग्रंथियों की स्थिति और कार्य लिखिए। स्वेद ग्रंथियां, हमारे उत्तर है, स्वेद ग्रंथियां त्वचा की गहराई में स्थित होती हैं और इनका प्रमुख कार्य पसीने का उत्सर्जन होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपने प्रश्न मिला लिए होंगे। आज हम अपने भाग 2 का अध्ययन करेंगे। उसमें हम निम्नलिखित मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृक्क, जिसे हम गुर्दे या किडनी भी कह सकते हैं। दूसरा, उत्सर्जन में बड़ी आंत की भूमिका। तीसरा, उत्सर्जन में फेफड़ों की भूमिका। और चौथा, उत्सर्जन में यकृत की भूमिका। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि हमारी त्वचा पसीने के रूप में हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालती है। आज हम वृक्क के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वृक्क की बाह्य संरचना को समझते हैं। वृक्क संख्या में 2 होते हैं हमारे शरीर में। जो वृक्कों की, किडनी की या गुर्दे, हम किसी भी नाम से पुकारें, बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए उत्तर में यही लिखा जाएगा कि वृक्क की बाह्य संरचना। तो हमारे शरीर में संख्या में 2 पाए जाते हैं। यह उदर गुहा में मेरुदंड के दाएं एवं बाएं स्थित होते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दाएं और बाएं भाग में ये एक एक स्थित रहता है। यह भूरे रंग के तथा सेम के बीज के आकार के होते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुष के वृक्क का भार 125 से 170 ग्राम होता है, किंतु स्त्री के वृक्क का भार 115 से 155 ग्राम होता है। दोनों के बाहर में अंतर होता है। पुरुष के वृक्क के जो बाहर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, स्त्रियों का थोड़ा कम होता है। प्रत्येक वृक्क में से एक मूत्र नलिका, जिसकी लंबाई लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर होती है, वो निकलती है। प्रत्येक मूत्र नलिका एक पेशीय थैली में खुलती है, जिसे हम मूत्राशय कहते हैं। यहाँ 200 से 250 मिलीलीटर मूत्र जमा हो सकता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हमने एक सिप पानी पिया या एक गिलास पानी पिया, हमें तुरंत यूरिन के लिए जाना है। हमारे शरीर में धीरे धीरे मूत्राशय के अंदर मूत्र के रूप में वो जमा होता रहता है, जो भी वृज्य तरल रूप में पदार्थ होते हैं।
मूत्र मार्ग कहलाने वाली नली जो मूत्राशय से जुड़ी होती है से मूत्र मानव शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके माध्यम से हमारे शरीर से यूरिन का निष्कासन या विसर्जन या उत्सर्जन हो जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। हमने पढ़ा हमारे वृक्क संख्या में 2 होते हैं। इनका जो आकार है, जो सेम नामक फली आती है, अगर उसे खोलें तो उसमें से बीज निकलता है। उस बीज के जैसा हमारे वृक्क का आकार होता है। इसका रंग भूरे रंग का होता है। इसमें हमें यहाँ महाधमनियाँ दिख रही हैं। ये हमारी दोनों वृक्क में से मूत्र नलिका आई हुई है। ये हमारी वृक्क धमनी है और ये हमारी वृक्क शिरा है। साथ ही ये दोनों जो मूत्र नलिका हैं ये आगे जाकर हमारे मूत्राशय से मिल जाती हैं। यहीं पर धीरे धीरे हमारे शरीर के जो तरल वृज्य पदार्थ हैं मूत्र के रूप में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। अब आती है हमारी आंतरिक संरचना। अभी हमने वृक्क की बाह्य संरचना देखी थी, अब हम वृक्क की आंतरिक संरचना को समझेंगे। वृक्क को बाहर से अंदर की ओर लंबाई में काटने से उसकी आंतरिक संरचना देखी जा सकती है। इसके मध्य में खोखला तथा कीप के आकार का भाग होता है। जब आगे हम चित्र देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इसके मध्य में जो बीच का हिस्सा है वो खाली भाग रहता है और कीप के आकार का होता है। यही भाग क्रम से संकरा होकर अर्थात पतला होकर मूत्र नलिका का निर्माण करता है। यह स्थान शीर्ष गुहा कहलाता है। इस पर्टिकुलर इस मुख्य जो स्थान की हम बनावट की बात कर रहे हैं इसे शीर्ष गुहा के नाम से जाना जाता है। वृक्क का शेष भाग ठोस तथा 2 भागों में बटा होता है। बाहरी जो बाहर का भाग होता है, बाहरी हल्के बैंगनी रंग का भाग वल्कुट या कोट्रेक्स तथा भीतरी जो गहरे रंग का भाग होता है मेडुला कहलाता है। वृक्क में असंख्य सूक्ष्म वृक्क नलिकाएं होती हैं। ये अत्यंत कुंडलित तथा लंबी संरचनाएं होती हैं। कुंडलित जैसे सांप गोल गोल घूम के बैठा होता है, कुंडलीकार होता है, उसी प्रकार से ये हमारी नलिकाएं भी कुंडलित होती हैं। इन नलिकाओं के 2 भाग होते हैं। एक प्याले के आकार का ग्रंथिल भाग जिसे हम मेलिपिगियन कणिका तथा दूसरा अत्यंत कुंडलित नलिकाकार भाग होता है। यह नलिकाकार भाग एक स्थान पर यू के आकार में स्थित होता है और फिर कुंडलित हो जाता है और एक बड़ी संग्रह नलिका में खुलता है। संग्रह नलिका एक मीनार जैसे भाग पिरामिड में खुलती है। पिरामिड संख्या में 10 से 12 दिखाई देते हैं जो अपने संकरे भाग से शीर्ष गुहा में खुलते हैं। अब हम अपने मनुष्य के वृक्क की जो आंतरिक संरचना है इसे चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि खोखला कीप जैसा खुला भाग होता है जो आगे संकरा हो जाता है। इसी भाग को हम शीर्ष गुहा कहते हैं और जो आगे ये संकरा भाग हो रहा है इसी के द्वारा मूत्र नलिका का निर्माण होता है। ये बाहर का जो हिस्सा है जो हल्का होता है इसे हम वल्कुट कहते हैं। अंदर का हिस्सा मेडुला कहलाता है। ये हमारी वृक्क नाभि है और जो हमने अभी पिरामिड बताए ये संख्या में 10 से 12। अगर हम इस चित्र में भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये संरचना दिखाई दे रही है ये पिरामिड है। ये शुरुआत में चौड़े होते हैं फिर संकरे हो जाते हैं। वृक्क की क्रियाविधि साथ ही अभी हमने बताया था कि यू के आकार की, तो हम वो इस चित्र में स्पष्ट कर देते हैं कि जो यू का आकार बनता है वो यू का आकार हमारा यहाँ पर जहाँ पर ये घूम जाते हैं यू का आकार बनाती हैं। अब हम वृक्क की क्रियाविधि देखते हैं। मेलिपिगियन कणिका में 2 भाग होते हैं। नंबर 1 प्याले के आकार का बोमेन संपुट। जो हमें ये प्याले के आकार का भाग दिखाई दे रहा है
इस भाग को ही हम वोमेन संपुट कहते हैं। दूसरा, वृक्क में आई धमनी की एक छोटी शाखा से बना केशिकाओं का जाल अर्थात केशिका गुच्छ। अगर हम देखें तो जो हमारी ये छोटी सी धमनी आ रही है, यहाँ से हमारी धमनी दिखाई दे रही है, ये यहाँ से शुरुआत हुई और हम देखें तो इसका चारों तरफ से लिपटकर एक जाल बना हुआ है। इस जाल को ही हम केशिका गुच्छ कहते हैं। इसमें जो धमनी की शाखा आती है वह इससे निकलने वाली शाखा से काफ़ी चौड़ी होती है। ये शुरुआत में देखिए चौड़ी होती है, फिर धीरे से ये पतली हो जाती है। इस कारण केशिका गुच्छ में अधिक रक्त आता है, क्योंकि जब ये आगे से मुंह चौड़ा होता है तो इसमें रक्त तेजी से काफ़ी मात्रा में आ जाता है, किंतु निकल कम पाता है क्योंकि ये आगे से संकरी हो जाती है, महीन हो जाती है, तो जिसके कारण रक्त धीरे धीरे कम मात्रा में निकलता है। अतः इसका प्लाज्मा कोशिकाओं की पतली भित्ति से छन जाता है और संपुट में होकर वृक्क नलिका में आ जाता है। यह क्रिया परानिस्संदन अथवा डायलिसिस कहलाती है, क्योंकि हम वृक्क की क्रिया विधि देख रहे हैं। वृक्क की क्रिया विधि में सबसे पहला कार्य क्या हुआ कि हमारे शरीर में धमनी के माध्यम से क्या रक्त आया। जो केशिकाओं से रक्त आ रहा है वो शुरुआत में धमनी कैसी है, वो चौड़ी है, जिससे रक्त बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन बाद में वो पतली है, जिसके कारण उतनी तेजी से रक्त नहीं निकल रहा है। जब रक्त उतनी तेजी से नहीं निकल पा रहा है तो उसमें से जो प्लाज्मा है वो पितले जो हमारी पतली भित्ति होती है उससे छन जाता है, और यही क्रिया डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। इस छने हुए तरल में आवश्यक तथा अनावश्यक सभी प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। बाद में नलिका के अंदर आगे बढ़ते हुए प्लाज्मा, क्योंकि सभी तरल रूप में है, तरल पदार्थ से भोजन, लवण आदि आवश्यक पदार्थ वृक्क नलिका तथा उस पर लिपटी अनेक रुधिर जो हमारी रक्त की कोशिकाओं की भित्ति में होकर रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। क्योंकि प्लाज्मा तो क्यों निकला, वो पतली थी, संकरी थी, लेकिन हमारे रक्त में फिर भी बहुत सारे आवश्यक पदार्थ रह जाते हैं, उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इस क्रिया को ही हम वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। ये मैं बार बार इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ये क्रिया विधि में 3 कार्य हमारे होने हैं। निस्यंदन जो डायलिसिस है वो हो गया है, दूसरा वर्णात्मक पुनः अवशोषण कि रक्त में से दोबारा से जो आवश्यक खाद्य पदार्थ वगैरह हैं उनको पुनः अवशोषित किया गया है। किंतु अन्य पदार्थ जिनमें हानिकारक उत्सर्जीय पदार्थ भी सम्मिलित हैं, जल के साथ वृक्क नलिका में ही रह जाते हैं, और यही जो तरल पदार्थ रह जाते हैं यही मूत्र का निर्माण करते हैं, या इसे ही हम मूत्र कहते हैं, यूरिन कहते हैं। वृक्क नलिकाओं से मूत्र संग्रह नलिका पिरामिड शीर्ष गुहा से होता हुआ मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में एकत्रित होता है। हमने पहले चित्र में अपनी शीर्ष गुहा को देखा था। वहां से ये हमारी संग्रह नलिका के अंदर पहुंच जाएगा। ये हमारा वोमेन संपुट को ही दिखाया गया है। इसमें चित्र में 4 क्रियाएं बता दी गई हैं, निस्यंदन, पुनरा अवशोषण, स्राव और उत्सर्जन। फिर मूत्र को शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है और इसी क्रिया को स्रावण कहते हैं, अर्थात निकालना या श्रावित करना कहते हैं कि ये निकलता है। वृक्क नलिका के यू भाग पर लिपटी हुई रुधिर केशिकाओं का निर्माण केशिका गुच्छ से निकलने वाली धमनी की शाखा से होता है, जो हमने पतली धमनी की शाखा में दिखाया गया था कि यू का निर्माण होता है। बाद में केशिकाओं के जाल से छोटी शिरा बन जाती है तथा वृक्क के अंदर इस प्रकार की सभी शिराएं मिलकर वृक्कीय शिरा का निर्माण करती हैं। यह हमारा वोमेन संपुट आ गया है, यह हमारी वृक्कीय शिरा हो गई है। सबसे पहला काम निस्यंदन हुआ, दूसरा काम
वर्णात्मक पुनः अवशोषण कर लिया गया, तीसरा काम श्राव किया गया, और चौथी क्रिया जब ये मूत्र नलिका में मूत्र बन के आ गया, शरीर के द्वारा मूत्र नलिका से बाहर मूत्र का उत्सर्जन या विसर्जन कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि मूत्र का संगठन क्या होता है। मूत्र का संगठन सामान्यतः मूत्र हल्का पीला किसके कारण है? यूरोक्रोम नामक रंग कण के कारण हमारे मूत्र का रंग हल्का पीला होता है अथवा हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। मूत्र में निम्न पदार्थ निम्न प्रतिशत में पाए जाते हैं। सबसे अधिक जल होता है जिसकी मात्रा 95% होती है। लवण 2% पाए जाते हैं, यूरिया 2% होती है, अमोनिया 0.2% और अन्य पदार्थ भी 0.8% होते हैं। मूत्र के संगठक 2 वर्गों में होते हैं, नंबर 1 कार्बनिक और नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ और नंबर 2 अकार्बनिक पदार्थ। अब हम देखते हैं कि हमारे वृक्क के क्या क्या हमारे शरीर में कार्य है, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक मुख्य उत्सर्जक अंग है। सबसे पहला उत्सर्जन। वृक्क मूत्र के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, क्योंकि तरल रूप में सबसे ज़्यादा जो विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं वो मूत्र के रूप में बाहर निकाले जाते हैं और इसमें सबसे बड़ा कार्य हमारे वृक्क करते हैं। दूसरा, जल संतुलन। जल की मात्रा रक्त में अधिक हो जाने पर रक्त से जल को अवशोषित कर उसकी मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। हमने जब पाठ की शुरुआत की थी हमने कहा था न केवल हानिकारक पदार्थ, यदि कोई पदार्थ अधिक मात्रा में हो जाए तो भी वह हमारे लिए आगे चलकर हानिकारक हो सकता है। तो जल जो अतिरिक्त मात्रा में यदि हो जाता है तो हमारे वृक्क उन्हें अवशोषित कर कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं और रक्त में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। तीसरा, लवण व रासायनिक संगठन का नियंत्रण। विभिन्न औषधियों, क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं या किसी अन्य कारणों से हम औषधियों का सेवन कर रहे हैं या किसी प्रकार का विष, पोटाश, आयोडाइड व रुधिर में प्राप्त अतिरिक्त व व्यर्थ लवणों को वृक्क शरीर से बाहर निकालते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से निकालें। शरीर से बाहर निकालने का माध्यम, मुख्य माध्यम जो होता है वह हमारे मूत्र के रूप में वृक्क कार्य करते हैं। दूसरा, वृक्क की सुरक्षा। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारे शरीर के लिए हमारे गुर्दे, हमारी किडनी जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम इन्हें सुरक्षित ना रखें तो जो तरल रूप में वर्ज्य पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, हमारे रक्त में जो जल की मात्रा का संतुलन बना रहता है, ये सब बाधित हो जाता है और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो हमें अपनी किडनी को, गुर्दे को या वृक्क को किस प्रकार से सुरक्षित करना चाहिए, इसके विषय में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले, जल की मात्रा का अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक हम जल पीते रहेंगे यूरिन के माध्यम से उतनी आसानी से हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे। दूसरा, मादक पदार्थों का त्याग, क्योंकि वृक्कों के ऊपर हानिकारक प्रभाव जो ये नशीले पदार्थ हैं, शराब, सिगरेट आदि, ये हमारे वृक्कों पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तीसरा, मूत्र त्याग में कठिनाई होने पर चिकित्सक से परामर्श करना, क्योंकि अगर मूत्र संबंधी, चाहे हमें इन्फेक्शन हो गया है, जलन हो रही है, मूत्र अच्छे से नहीं आ रहा है, रुक के आ रहा है, बूंद बूंद में आ रहा है, अगर किसी भी प्रकार की समस्या हमें दिखाई पड़ती है, महसूस होती है, तो हमें तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्रिया भली प्रकार से नहीं होती तो इसका तात्पर्य है कि हमारे वृक्क में किसी प्रकार की समस्या आ रही है। अब आता है उत्सर्जन में बड़ी आंत की भूमिका। भोजन के पाचन के कारण जो अपचित भोजन के अंश शेष रह जाते हैं वे किण्वन अथवा सड़ाव के कारण मल का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमारी जो छोटी आंत है, अगर हम यहाँ चित्र देखें तो जो ये कुंडलित आकार में है ये हमारी छोटी आंत है। इस छोटी आंत का कार्य हमारे भोजन का पाचन करना है, लेकिन जो हमारी चारों तरफ दिखाई दे रही है ये हमारी बड़ी आंत है और इस बड़ी आंत का कार्य जो हमारा ठोस रूप में भोज्य पदार्थ पचने के बाद अपचित रह गया है और साथ ही साथ ठोस रूप में
जो व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, उन पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता प्रदान करना। तो सड़ाव के कारण, किण्वन अथवा सड़ाव के कारण मल का निर्माण करते हैं। जो वज्रीय ठोस पदार्थ हैं उन्हें हम मल या विष्ठा कहते हैं। बड़ी आंत मल या विष्ठा के साथ अपच पदार्थों को तो निकालती ही हैं। सबसे पहले तो वे पदार्थ जिन्हें हम पचा नहीं पाए हमारे शरीर के लिए, उनसे जो पौष्टिक तत्व थे वो निकाल लिए गए, वे पदार्थ होते हैं। साथ ही कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थों को भी हमारी बड़ी आंत बाहर निकाल देती है। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, व चौड़ाई लगभग 7 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जितना भी ठोस खाद्य पदार्थ हैं जो कि अपचित हैं, उन खाद्य अपचित पदार्थों को और साथ ही साथ उत्सर्जी ठोस पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी बड़ी आंत की मुख्य भूमिका रहती है। अब आती है उत्सर्जन में फेफड़ों की भूमिका। फेफड़े हमारे शरीर में संख्या में 2 होते हैं। फेफड़ों का प्रमुखता से जो कार्य होता है वह कार्य होता है हमारे शरीर में श्वसन क्रिया में सहायता प्रदान करना। फेफड़े हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, हमारी श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। फेफड़े प्रमुखतः श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूषित गैस को बाहर निकालने के कारण उत्सर्जी अंग की भूमिका भी निभाते हैं। अर्थात गैसीय रूप में जो हमारा उत्सर्जन का कार्य है वह हमारे फेफड़े ही करते हैं, और उन्हें फेफड़ों को वो कार्य करने के कारण ही हमारे फेफड़ों को उत्सर्जी अंग में सहायक के रूप में माना जाता है। इनकी मुख्य भूमिका मानी जाती है। हमारा उत्सर्जन में यकृत की भूमिका यदि हम देखें तो उत्सर्जन में यकृत स्पष्ट रूप से हमारे शरीर में बहुत सारा कार्य नहीं करता है कि उत्सर्जन का प्रमुख अंग है, लेकिन फिर भी यकृत एक उत्सर्जी अंग के रूप में चुना जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं यकृत की रचना क्या है। यह शरीर में भूरे रंग वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती है उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में यकृत को जाना जाता है। साथ ही इसका रंग भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, अर्थात लगभग ये भार में 1.5 किलोग्राम की होती है। भोजन की प्रोटीन के पाचन के कारण अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। भोजन की प्रोटीन, हम सभी को पता है हमारे शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी ना किसी रूप में हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और उस प्रोटीन की पाचन में यकृत भूमिका अदा करता है। प्रोटीन के कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं? दूध, घी, मांस, मछली, अंडा, साथ ही सोयाबीन, ये सभी हमारे प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि कौन से पदार्थ को हम पचाने की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो हमारे भोजन के किसी ना किसी रूप में हम प्रोटीन को ग्रहण कर रहे होते हैं। तो भोजन की प्रोटीन के पाचन के कारण हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जो अवशोषित होकर सर्वप्रथम यकृत में जाते हैं। अर्थात जो हमने प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाए होते हैं, उन प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को जब हम अपने भोजन में सम्मिलित कर लेते हैं, और जब उनके अमीनो अम्ल जो होते हैं, जो अवशोषित होते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? हमारे यकृत में पहुँच जाते हैं। यकृत शरीर की आवश्यकता अनुसार अमीनो अम्ल को शरीर में जाने देता है। मैं फिर दोबारा से वही बात बताऊंगी कि केवल हानिकारक पदार्थ ही नहीं,
वे पदार्थ भी जो हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक हैं। यदि वह पदार्थ हमारे शरीर में रह जाएं तो वह भी हानिकारक बन जाते हैं। तो यकृत जब हमारे शरीर में जितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है उसे तो शरीर के अंदर जाने देता है, और जो शेष अमीनो अम्ल बच जाता है उन अमीनो अम्ल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं वो तोड़ देती हैं। इससे अमोनिया बनती है जो कि हानिकारक होती है, और हमारी अमीनो अम्ल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो यकृत कोशिकाएं तोड़ती हैं उन यकृत कोशिकाओं की तोड़ने वाली इस प्रक्रिया को हम डीएमिनेशन कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि डीएमिनेशन किसे कहा जाता है तो हम बताएंगे कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता अनुसार अमीनो अम्ल हैं उनको यकृत जाने देता है, और शेष बचे अमीनो अम्ल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यकृत कोशिकाएं तोड़ देती हैं, और यही क्रिया जिससे अमोनिया बनता है, इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम डीएनिमेशन कहते हैं। अमोनिया एक हानिकारक गैस है। इसको यकृत कोशिकाएं ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण कर देती हैं। यूरिया जल में अत्यधिक घुलनशील है और कम हानिकारक है। एक तो यह आसानी से जल में मिल जाता है, और दूसरा यह हमारे शरीर के लिए कम हानिकारक होता है, और रक्त से यूरिया को छानकर मूत्र के रूप में निकाल देते हैं। अगर इस प्रकार से देखें तो हमारा यकृत प्रत्यक्ष रूप में नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप में हमारे शरीर से जो ये इतनी हानिकारक गैस है उसे निकालने में सहयोग करती है। हमने आज आपको अपने पाठ में हमने सबसे पहले वृक्क क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनकी क्या संरचना है, क्या कार्य है, और उसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि इनका मुख्य कार्य है हमारे शरीर से मूत्र के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। फिर हमने बड़ी आंत की भूमिका, फेफड़ों की भूमिका और यकृत की भूमिका देखी। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। पाठ से संबंधित हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं। अब पहले हम उन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? अगर ये प्रश्न हमारा अति लघु में आता है तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि वृक्क से हमारा मुख्य कार्य मूत्र के रूप में तरल पदार्थों को निकालना, लेकिन अगर विस्तृत रूप में आता है तो हम मैं संरचना सभी कुछ बता देंगे। दूसरा, बड़ी आंत किस रूप में हानिकारक पदार्थों का शरीर से विसर्जन करती है? तीसरा, उत्सर्जन तंत्र से क्या तात्पर्य है? वृक्क की रचना व कार्य चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न स्पष्ट रूप में विस्तृत प्रश्न है। आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिएगा। जो विस्तृत है उसमें चित्रों का माध्यम से भी प्रयोग कीजिएगा। मुझे उम्मीद है सभी छात्राओं को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।